कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में, और यहाँ पर हम पार्ट 2 के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे इस वंश के मोस्ट इम्पोर्टेंट राजाओं के बारे में। जो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल्याणी के जो चालुक्य वंश हैं वो पहले एक राष्ट्रकूट वंश के समय उनके सामंत हुआ करते थे, लेकिन तेलप द्वितीय के समय उन्होंने स्वतंत्र रूप में कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली एक स्वतंत्र शासक के रूप में। तो इससे पहले हमने प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए कल्याणी के जो चालुक्य वंश है इसके अंतर्गत तेलप के बारे में पढ़ा था, तेलप द्वितीय। ठीक है कि तेलप द्वितीय के बाद उसका जो उत्तराधिकारी है वो सत्याश्रय है। तो यहाँ पे लिखा है तेलप का उत्तराधिकारी अपने पिता के समान महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। कौन? सत्याश्रय। अब देखिए, सर्वप्रथम उत्तरी कोंकण के शिलाहार वंशी शासक अपराजित और गुर्जर शासक सामुंड राज के विरुद्ध सत्याश्रय ने प्रारंभिक सफलता प्राप्त की, यानी पहले ही इनकी विजय उपलब्धियों में शामिल हुई इनके बारे में। परंतु यहाँ पर हम बात करते हैं तो कोंकण के अपराजित और गुर्जर शासक के ऊपर तो उन्होंने विजय प्राप्त कर दी, लेकिन परमार शासक सिंधुराज ने उसे हराकर, किसे? सत्याश्रय को हराकर उस सत्याश्रय के उन इलाकों पर भी कब्जा कर दिया सिंधुराज ने जो सत्याश्रय के पिता यानी तेलप द्वितीय ने जीते थे। तो तेलप द्वितीय के द्वारा जीते गए क्षेत्र भी सिंधुराज के साथ युद्ध के समय सत्याश्रय किया गया, उन क्षेत्रों से हाथ खो बैठा, क्योंकि सत्याश्रय ने राजा मुंज के समय जो इस क्षेत्र पर अधिकार किया था वो उनके अधिकार से चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि सत्याश्रय का जो मुख्य शत्रु जो है ना, मुख्य शत्रु ये याद रखना, सत्याश्रय का जानी दुश्मन जो शासक था वो था राजराज प्रथम। कौन था? राजराज प्रथम, यानी सोल वंश का शासक। देखिए मैंने लिखा भी है, क्या लिखा है? सोल वंश का शासक। और वेगी के चालुक्यों पर राजराज का अधिकार प्रभाव था, एक कहते ना कि असर, तो वो असर था। तब उस समय सत्याश्रय ने क्या किया? राजराज प्रथम पर आक्रमण कर दिया। कब? 1006 ईस्वी में वेगी के ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि ये मानता था सत्याश्रय कि वेगी हमारा इलाका है, हमारा अधिकार है। तो इसलिए 1006 के आसपास सत्याश्रय ने राजराज प्रथम के ऊपर आक्रमण किया। तो राजराज प्रथम ने अपने प्रमुख शासक को यानी इसके वंशज को एक बड़ी विशाल सेना के साथ पश्चिमी चालुक्यों पर आक्रमण करने को भेजा। यानी अब ये लड़ाई जो है वो सत्याश्रय और राजराज प्रथम के समय सोल शासक राजेंद्र के साथ ये घमासान शुरू हो चुका था। और इस युद्ध में बीजापुर के साथ साथ वेगी साम्राज्य को छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। क्या होना पड़ा? मजबूर होना पड़ा। कहने का मतलब है कि राजराज प्रथम के इस खतरनाक प्रहार और युद्ध से यहाँ पर सत्याश्रय को हाथ, यानी कहने का मतलब है हार हुई। कहने का मतलब इसके अलावा जो रानी खेत है, ये मान्य खेत, इसके अंतर्गत सोल शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा इतनी दहाशत अव्यवस्था फैला दी कि मान्य खेत की हाहाकार मच गई और मान्य खेत की राजधानी को पूरी तरह से कमर तोड़ दी। क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। मतलब यहाँ पर ये जो युद्ध है वो सत्याश्रय के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ। क्या हुआ? बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ। तो अब ध्यान रखना कि इतना बड़ा लॉस होने के बाद उसकी राजधानी को भी नुकसान पहुंचा, उसके राज्य इलाके को भी नुकसान पहुंचा और उसके हाथ से बीजापुर और वेगी भी चले गए। इतनी खतरनाक हार के बावजूद यहाँ पर गिव अप नहीं किया सत्याश्रय ने, हार नहीं मानी। नहीं, मैं डटूंगा, लड़ूंगा और मैं वापस उन इलाकों को जीतूंगा जो मेरे थे। इस प्रकार से अपने उसी प्रण के साथ सत्याश्रय के जो मिली असफलता से उसे निराश न होकर उसने पुनः शक्ति जुटाई। सत्याश्रय ने
सोल शासकों के विरुद्ध पुनः अपनी शक्ति को इकट्ठा किया। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये चीज आप समझ जाइएगा। उन्हें पुनः शक्ति को इकट्ठा किया और सोल शासकों के खिलाफ पुनः युद्ध छेड़ दिया कि जब तक हम हैं तब तक लड़ेंगे और साम्राज्य जीतेंगे। और इस तरह से इन्होंने बिना गिव अप किए ताकत को इकट्ठा किया और सोल वंश के खिलाफ वापस संघर्ष छेड़ दिया। इस प्रकार सोल सेनापति संदरिन को मार डाला। पुनः शक्ति प्राप्त कर सोल सेनापति संदरिन, नोट कर लीजिएगा, संदरिन को मार डाला। यानी कहने का मतलब है कि इसने वापस कमबैक किया और इस प्रकार से सत्यासरा ने इस समय जब दोबारा ताकत को इकट्ठा किया तो जो इलाके इसके चीने गए थे सोल शासकों के द्वारा, उन इलाकों पर क्या कर दिया, पुनः अधिकार कर दिया। इसलिए आप लिख लीजिए कि सोल शासकों को अपने राज्य से भगाया सत्याश्रय ने। तो अब देखिए, तो यहां तक हमने आपको सत्याश्रय के तो बारे में समझा दिया है। अब आगे हम देख रहे हैं इसके बाद की जो उत्तराधिकारी वंश है उसके बारे में, ठीक है। तो सत्याश्रय के बाद जो कल्याणी के जो चालुक्य वंश है उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। कल्याणी के जो चालुक्य वंश है उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इसके बाद जो उत्तराधिकारी है वो कौन आता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अधिकारी है वो कौन आता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, विक्रमादित्य पंचम, नेक्स्ट कौन राजा बनता है, विक्रमादित्य पंचम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो एक चीज यहाँ नोट कर लीजिएगा कि विक्रमादित्य पंचम है वो राजा क्यों बनता है, क्योंकि अगर बात करें तो सत्याश्रय ने 1008 तक शासन किया। सत्याश्रय ने कब तक शासन किया था, 1008 तक शासन किया था। और 1008 तक शासन किया, तब इसका कोई पुत्र नहीं था। क्या नहीं था, इसका पुत्र नहीं था। जो पुत्र नहीं था और राज्य की उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ी, तो फिर क्या हुआ, तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो विक्रमादित्य है उसका भतीजा था। ये जो विक्रमादित्य प्रथम है वो सत्याश्रय का क्या था, भतीजा था। क्योंकि सत्याश्रय का कोई बेटा नहीं था तो उसके भतीजे को राजा बनाया गया। तो नोट कर लीजिएगा, सत्याश्रय के कोई पुत्र न होने पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, V5 समझ में आ जाएगा। यहां पर लिख रहा हूं V5 का मतलब है विक्रमादित्य पंचम को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, ठीक है। किसको बनाया जाता है, विक्रमादित्य पंचम को। अब देखो इनके बारे में बात करें तो ये भतीजा है विक्रमादित्य पंचम सत्याश्रय का, लेकिन किसका पुत्र है, तो यो भी लिख दीजिए, दस वर्मा का बड़ा पुत्र है। ये दस वर्मा का बड़ा पुत्र V5 यानी विक्रमादित्य पंचम ही शासक बना। अब देखो इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनके ज्यादा लेख या इनके शासन के समय की जानकारी बहुत कम प्राप्त होती है। लेकिन एक लेख की अगर बात करें कैथोम लेख के अकॉर्डिंग, कैथोम लेख, ये जो कैथोम लेख है वह
जो प्राप्त होता है उसमें इसकी दानशीलता और यशस्वी के बारे में बताया गया है। केतोम लेख के अनुसार विक्रमादित्य पंचम एक दानशील, क्या कहा गया है उस अभिलेख में कि विक्रमादित्य पंचम एक दानशील और यशस्वी शासक था। दानशील एवं यशस्वी शासक था। ठीक है, इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये भी इसमें आता है, इस कैथम लेख में कहा गया है कि इसने 1015 तक शासन किया। कब तक शासन किया इसने? 1015 तक इसने शासन किया। ये ज्योग्राफी की क्लास कल होगी डियर, और सेकंड सेमेस्टर कब होंगे? सेकेंड सेमेस्टर 15 अगस्त के आसपास आपका टाइम टेबल आ जाएगा। ठीक है, यस 15 अगस्त के आसपास आपका टाइम टेबल आ जाएगा। यस संजय सर, आप बहुत मेहनत करते हो रियल में, आपको जितना थैंक्स कहूँ उतना कम है। थैंक यू डियर, थैंक यू संजय सोनी, थैंक यू डियर। ओके, तो आगे बात करते हैं अब। हाँ, ज्योग्राफी की क्लास कल होगी। ठीक है, ज्योग्राफी कल होगी। अब देखिए इसके बाद, इसके बारे में इतना ही कहा गया है। इसके बाद कल्याणी के जो चालुक्य वंश का अगला राजा बनता है वो बनता है जय सिंह द्वितीय। जय सिंह द्वितीय, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विक्रमादित्य के बाद उसका भाई जय सिंह द्वितीय शासक बनता है। V5 के बाद उसका भाई जय सिंह द्वितीय शासक बनता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखो हम इसके बारे में यानी जय सिंह द्वितीय के बारे में बात करें तो नोट कर लीजिएगा इनके बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि मालवा के शासक भोज से उसके राज्य पर आक्रमण किया और लाट और कोंकण पर अधिकार कर लिया था। कहने का मतलब है मालवा के जो शासक है, जिसका इसके शासनकाल की हम बात करें कि मालवा के शासक भोज ने इसके राज्य पर आक्रमण किया। किसके? जय सिंह द्वितीय के राज्य पर क्या किया? आक्रमण किया और जय सिंह द्वितीय को हराकर लाट कोंकण प्रदेश पर अधिकार कर दिया तथा लाट व कोंकण प्रदेश पर अधिकार किया। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सर जी कल्याणी तो अब आपके पास ही सुन रहे हैं। हाँ गज्जू, ये सुनोगे क्योंकि आपके कॉलेज में शॉर्ट पढ़ा दिया कि बस पास हो जाओ, उतना पढ़ा दिया, इसके बाद पूरा सिलेबस थोड़ी आपको पढ़ा है। जबकि अगर आप सिलेबस में देखो तो आपके लिखा हुआ चालुक्यों के वंश के बारे में पूरा। और ये मी एंड माई टू क्लास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पूरी कोशिश की जाती है आपके सिलेबस पूरा करवाने की। ठीक है डियर। बलाराम जी, अर्थशास्त्र की क्लास शायद इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी मैराथन क्लास भी करवाना है और शास्त्र की क्लास सिलेबस पूरा होगा ही नहीं तो शुरू कैसे करें। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सिलसिला आपके लिए बहुत जल्द जारी किया जाएगा। ठीक है, यस मनु नमस्ते जी। चलो आगे हम बात करते हैं। अब देखो, वैसे आप सभी को पता है कि सोल और चालुक्यों का संघर्ष पहले से ही है और सदियों से ही एक दूसरे के दुश्मन थे। तो यहाँ पर जय सिंह द्वितीय के समय भी सोलों के साथ युद्ध छिड़ जाता है। इसके शासन के समय भी सोलों के साथ संघर्ष जारी रहता है।
मतलब संघर्ष जारी रहता है इस समय भी, ठीक है। यस शोभा, आपके एग्जाम से पहले हिस्ट्री का सिलेबस हम पूरा करवाएंगे, बस निश्चिंत हो जाइए। हमने जिम्मेदारी ली है तो पूरा जरूर करवाएंगे, पूरा जरूर करवाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करें तो एक चीज यहाँ से क्लियर करवा दूं कि जय सिंह ने विजयादित्य की सहायता से वेगी पर अधिकार किया था, क्योंकि वेगी जो चला गया था इनके पास से, तो जयदित्य ने एक अच्छा काम किया। क्या किया? विक्रमादित्य की सहायता से, यहाँ पे विजयादित्य की सहायता से वेगी पर आक्रमण किया था। इसने विजयादित्य की सहायता से वेगी पर आक्रमण किया, यानी वेगी पर आक्रमण किया, क्योंकि ये वेगी है, वो मानते थे कि वेगी अपना इलाका है, अपना अधिकार है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जय सिंह तुंगभद्रा नदी पार कर बेलारी पर अधिकार कर लेता, यानी वेगी के साथ यह तुंगभद्रा नदी पार बेलारी तक अधिकार कर लेता है, ठीक है। ये इलाके इनके पास आ जाते हैं, ये इलाके क्या हैं, इनके पास आ जाते हैं। अब देखो आगे हम बात करें तो इसके काल में इसको भी हार का स्वाद चखना पड़ा। अगर हम बात करें तो जय सिंह ने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। जय सिंह द्वितीय ने कल्याणी के शासक के तौर पर 20 वर्ष तक शासन किया, और इस काल में किसी पराजित, यानी कहने का मतलब है बहुत सारे युद्ध हुए और इसको भी युद्ध में हारना पड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी तो बात है कि सोल शासक राजेंद्र ने युद्ध में के विषय के बारे में देखा जाए तो युद्ध हुआ, लेकिन देखो राजेंद्र के बारे में और यहाँ पर बात करते हैं जय सिंह द्वितीय के बारे में विस्तार से युद्ध के बारे में जानकारी के लिए साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इसने राजेंद्र के साथ भी युद्ध किया था, ठीक है। अब ध्यान रखना दूसरा कि ये विद्वान जो है, यानी ये अपने जय सिंह द्वितीय हैं, ये कला और साहित्य का भरपूर प्रयास करते हैं, यानी इसके काल में कला और साहित्य में वृद्धि होती है। इसके समय राज्य में कला एवं साहित्य की वृद्धि होती है। देख लीजिएगा थोड़ा नीचे पड़ रहा है इसलिए राइटिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर यहाँ तक आपने समझ लिया हो तो अब एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करवा दूं कि जय सिंह द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी। वो उपाधि मैं इस कोष्टक में लिख देता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, जगदेकमल। ये उपाधि है जो जय सिंह द्वितीय ने धारण की थी, और जय सिंह द्वितीय ने लगभग 1043 तक शासन किया। शासन कब तक किया? 1043 तक जय सिंह द्वितीय ने शासन किया। समझ में आ गया? अब बार 99% प्राप्त करना है सर जी, आप क्या आशीर्वाद की जरूरत है डियर। हम तो आपके साथ ही हैं, बस शिद्दत से लगातार प्रयास कीजिएगा और सफलता आपके लिए बिल्कुल। जग देख कमल, हाँ बिल्कुल सही बात है डियर। तो ये जय सिंह द्वितीय उपाधि धारण करता, लगभग 1046 तक ये शासन भी करता है। अब बात करते हैं इसके बाद कल्याणी के चालुक्य वंश के नेक्स्ट जो राजा हैं उसके बारे में, सोमेश्वर प्रथम। ध्यान रखना इसी वंश का एक राजा होगा, सोमेश्वर द्वितीय भी आएगा, लेकिन फिलहाल हम आज बात कर रहे हैं सोमेश्वर प्रथम के बारे में जो इसका उत्तराधिकारी होता है। तो यहां तक समझ में आ गया? चलो मैं लास्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो
बिल्कुल। एक बार मुझे क्लास जैसे खत्म हो याद दिला दीजिएगा। मैं लास्ट क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्यूचर की अपडेट आपको बताने वाला हूँ, तो शायद वो आपके लिए जानकार हो जरूरी होगी। सर लाइव क्लास कब होती है? लाइव क्लास 7 बजे से 10 बजे तक होती है, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास होती है। ठीक है, यस गंगा सिंह नमस्ते जी। सर पॉलिटिकल की क्लास नहीं होगी क्या? आज नहीं, पॉलिटिकल की कल होगी। पॉलिटिकल की कल होगी। देखिए विशाल, यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए वो जगह ढूंढते हैं। तो अगर कोई सिटी ऐसी है जहाँ डाउनफॉल में है और बारिश होती है तो वो पानी भर जाता है, तो ऐसी जगह पर ऐसी लाइब्रेरी, ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में न जाए जो पूरी तरह से बारिश के इलाके में आती है। और अगर इस प्रकार से अगर उस कैंपस में पानी भर जाता है तो वो मर जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, बारिश का सीजन मौसम है, तो आप कभी ऐसे डाउनफॉल वाली जगह में न जाएं जहाँ रिस्क होता है। ठीक है, बिल्कुल। यस दिलू आचार्य, याद आ गई सर की। चलो आगे बात करते हैं। सोमेश्वर प्रथम, ठीक है। तो सोमेश्वर प्रथम की हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जयसिंह द्वितीय के बाद उसका पुत्र राजा बनता है और पुत्र का नाम है सोमेश्वर प्रथम। विलन के अनुसार कि इसने यहाँ पर सुंदर भवनों का निर्माण किया। ठीक है, अब यह एक सवाल आ गया है और यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विलन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? एक में मिलता है इनकी विजय एवं उपलब्धियों का उल्लेख नांदेड़ अभिलेख, और ये नांदेड़ अभिलेख हैदराबाद से प्राप्त होता है। साउथ कहां से प्राप्त होता है? हैदराबाद। ठीक है। कपूर मंजरी, विलन विलन, हाँ विक्रमांक देव चरित्र, कैसे भूल गए आप? विक्रमांक देव चरित्र बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो गलती से भी गलत मत होना और अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये विक्रमादित्य के जुड़े सोर्स के रूप में इस ग्रंथ को याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो यहाँ पर इसके विजय के बारे में ये कहा गया है कि सोमेश्वर ने मगध, सोमेश्वर ने मगध, कलिंग और अंग, मगध, कलिंग व अंग के शत्रुओं को हराया था, यानी उन्हें हराया। इसी के अलावा नेक्स्ट बात करें तो कोंकण पर आक्रमण कर वहां के राजाओं को विवश कर दिया। कोंकण के राजा को पैर पर गिरने को विवश कर दिया। विवश कर दिया मतलब
उसको बिल्कुल बुरी तरह हरा दिया कि वो पैरों में गिर जाए। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी विजय के बारे में कहा जाए तो इसकी विजय बेमिसाल थी। मालवा के राजा ने भी अपनी राजधानी दारा में हाथ जोड़कर सोमेश्वर से याचना की कि भाई हमें बख्श दो, हमारी राज्य पर आक्रमण न करो। यानी इतना बड़ा जबरदस्त ये शासक हुआ जिसके सामने दुश्मन भी हाथ जोड़कर विनती करने लगे, कब कपाने लगे, जिसका वर्णन यहाँ पर आपके सामने मैं कर रहा हूँ। और मालवा के शासक ने भी क्षमा याचना करी कि हमारे राज्य को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से उसने सोल शासक को भी पराजित किया था, क्योंकि सोल तो इसके दुश्मन थे। तो नोट कर लेना, मालवा ने भी अधीनता स्वीकार की तथा सोल पर भी आक्रमण किया। यानी सोमेश्वर ने सोल शासकों पर या सोल वंश के जो शासक थे उस समय उन पर आक्रमण किया और वेगी एवं कल्याणी के राजाओं को अपनी ओर मिला दिया। वेगी और कलिंग, वेगी एवं कलिंग के राजाओं को अपनी ओर मिलाया, राजाओं को अपनी ओर मिलाया। ठीक है, नोट कर दिया। यहां तक कुछ कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। तो इस प्रकार से देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो इसने अपने समय में बहुत ही जबरदस्त कार्य किया, विजय उपलब्धियां प्राप्त की, और जिसके कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। और इसी लेख में इसके सेनापति नागवर्मन का भी उल्लेख होता है कि नागवर्मन भी इसके साथ युद्ध में इसके साथ साथ था। और बताया जाता है कि नागवर्मन जो है इसका राइट हैंड हुआ करता था। इसके समय इसके युद्धों में नागवर्मन है वो सोमदेव प्रथम का राइट हैंड हुआ करता था, जो इसके युद्धों में और इसकी उपलब्धियों में इसका भी योगदान होता है। अब बात करते हैं सोमेश्वर की उपलब्धियां, उपाधियां, कि भाई सोमेश्वर ने इतने प्रतापी शासक के तौर पे क्या उपाधि धारण की थी। तो नोट कर लीजिएगा, विद्याधिपति मल, विद्याधिपति मल, एक तो ये उपाधि सोमेश्वर प्रथम ने धारण की। इसके अलावा मारसिंह मर्दन, ये भी उपाधि धारण की। नेक्स्ट बात करें शीर छेदन उपाधि की बात कर रहे हैं। इसके अलावा चक्रकूट और कालकूट, चक्रकूट व कालकूट, ये उपाधियां हैं वो किसने धारण की प्यारे विद्यार्थियों? ये उपाधियां हैं सोमेश्वर प्रथम ने धारण की। इस प्रकार से इसकी विजय गाथाओं का वर्णन हमें पता लगता है। इसकी उपाधियों से ये तो प्रमाणित हो जाता है कि ये प्रतापी और शक्तिशाली शासक था। और सोमेश्वर की जो विजय है इसके कालक्रम का, यानी कौन किस समय कौन सा युद्ध जीता, उसका कालखंड है वो सही से हमारे पास जानकारी के रूप में उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन जो चीजें सोमेश्वर के बारे में आपको जाननी थी वो सभी चीजें मैंने यहाँ पर आपको समझा दी। समझ में आ गया? सर ये नाम अटपटे, हाँ थोड़े तो अटपटे ये, लेकिन ऐसा याद कर लीजिए, ये तो नाम याद हो जाएगा। मारसिंह मर्दन, मारने वाला शेर की तरह मर्दाना जो है वो है सोमेश्वर। फिर शीर छेदन, यानी शीर में छेद करने वाला शीर छेदन। और नेक्स्ट है शक्रकूट, शक्र यानी शक्रकूट, शक्र तो आप गोल गोल देखते हैं, वह कालकूट, कालकूट। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं होंगे और आराम से आप इसको समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों
आज की ये जो क्लास थी, इस क्लास में हमने सोमेश्वर प्रथम तक देखा है और आप सभी को हिस्ट्री का इसका जो थर्ड पार्ट आएगा ना, थर्ड पार्ट में हम कल्याणी के शासकों का इतिहास का समापन करेंगे। यानी अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोमेश्वर द्वितीय। कल्याणी के नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी शासक है वो है सोमेश्वर द्वितीय और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो यस सर, चालुक्य वंश से कैसा प्रश्न आएगा? देखो, चालुक्य वंश से बड़ा प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना। अब प्रश्न ये आ सकता है कि भाई वातापी के चालुक्य वंश के शासकों के इतिहास और उपलब्धियों के बारे में बताइए। प्रश्न समझ में आ गया? या फिर आ सकता है कि कल्याणी के चालुक्य वंश के शासकों का इतिहास एवं उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डालिए। तो ऐसा पूरा उस वंश के बारे में या उस वंश के राजाओं के किसी विशेष राजा के बारे में प्रश्न आ सकता है और ये पक्का है कि ऐसा ही प्रश्न आएगा।